वॉर क्यों होती है? रशिया पूरे यूक्रेन को नहीं कैप्चर करना चाह रहा। ये 1999 की बात कर रहा हूँ। आर्मी में होता है नाम नमक निशान। ऑपरेशन सिंदूर में क्या मिशन था? क्योंकि पहलगाम में टेररिस्ट ने अटैक किया, 26 लोग मरे। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 99, उसके बाद यूरी, फिर ये बालाकोट और अब ये ऑपरेशन सिंदूर। आज वॉर आपके ड्राइंग रूम में आ। हम जानते हैं कि हमारा नेबर में इशू है, तो हमारे को सीज फायर एक्सेप्ट करना चाहिए था। इस देश को क्या चाहिए? दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इसके रियल फैक्ट्स क्या हैं इसके? ऐसी टेक्नोलॉजी कोई देश किसी को देगा? मीडिया ने तो इसको पता नहीं क्या बना दिया। ये तो बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी है। तो अब सुकोई 30 और F-35 को कंपेयर करें, 20 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकते हैं। दैट मैसिव एयर कॉम्बैट कि भाई आके लड़ रहे हैं। वो आज भी मानते हैं कि ऐसा नहीं था। वो अभी तक डीक्लासिफाई नहीं हुई। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। अभिनंदन वेंट अक्रॉस। बहुत एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी उस टाइम। ये डिसीजन मतलब फोर्सेस का होता है। जो आज की जनरेशन है उनको नहीं पता कि सफेद सागर में वो नेटवर्क्स की और कंप्यूटर्स की लड़ाई। वो प्रिपरेशन कितनी लंबी थी। हमारे को ये देखना है कि भाई फ्यूचर कहाँ जा रहा है। आई कांट हैव माई पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ मी। वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड। हमारे साथ जो आज हैं वो हैं एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर। ये AVSM भी हैं, इनको परमवीर सेवा मेडल भी मिला है और इनको वायुसेना मेडल भी मिला है। बट आज जो ये हमारे साथ हैं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि ये 5000 घंटे एयरक्राफ्ट चला चुके हैं और he was the officer in command when Uri happened in 2019. And he's someone who's a very avid person when it comes to all the technicalities of Air Force and about aircrafts. Name any aircraft in the world. He's been part of more than 15 podcasts. So that is also a very interesting thing. In this podcast, जो आज मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ, वो सवाल एक आम आदमी के होंगे। आम आदमी का मतलब बहुत सिंपल सरल से सवाल होंगे। मैं ऐसे सवाल करूंगा अपनी एयरफोर्स की नॉलेज साइड पे रख के भी कि वॉर होती क्यों है। तो हम वेलकम करते हैं एयर मार्शल कपूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू विपिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जो एक बड़ा आम आदमी का सवाल है कि वॉर क्यों होती है। इंडिया पाकिस्तान ही ले लें, वॉर क्यों है? वॉर के काफ़ी कारण हो सकते हैं, बट द बिगेस्ट थिंग इज पहले पुराने ज़माने में वॉर्स होते थे ज़मीन के लिए। पीपल यूज टू फाइट फॉर लैंड, टू कैप्चर मोर लैंड, एंड एज द सिविलाइजेशंस हैव इवॉल्व्ड, अब आप अराउंड पिछले 2-3 डिकेड्स में देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है दुनिया में। तो आज वॉर्स 2-3 चीज़ों पे हो सकते हैं। एक तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है, दूसरा जैसे हम और पाकिस्तान है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में 71 के बाद तो कोई वॉर हुआ नहीं है। जो एक आप बोल सके कॉन्फ्लिक्ट थी वो कारगिल हुआ था, और वो भी सब जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हों या ऑपरेशंस हों इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो 2 चीज़ों की वजह से हैं। एक तो हमारे बॉर्डर्स क्लियर नहीं है, तो जब हम बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है। और दूसरा होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल 1971 के बाद लागू हुआ, जब हमने कहा कि इस लाइन के उस पार पाकिस्तान का कंट्रोल है और इस तरफ इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन वो एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है। तो वो लाइन एक फ्लूइड लाइन है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कौन कंट्रोल करता है कहाँ पर। अच्छा। तो इस वजह से क्या होता है कि अब 1999 में जब कारगिल हुआ था, तो पाकिस्तान के रेगुलर्स और उनके कुछ टेररिस्ट इर्रेगुलर्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे तरफ, हमारे साइड लाइन ऑफ कंट्रोल के आके बैठ गए और उन्होंने कब्जा कर लिया। तो फंडामेंटली उन्होंने क्योंकि कब्जा कर लिया हमारे तरफ, इसलिए हमारे को वॉर किया।
आज यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर क्यों है? क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है वो उसमें काफ़ी सारे आइडियोलॉजिकली रशिया की तरफ इंक्लाइंड है। ओके। और रशिया ने उसके ऊपर कुछ कैप्चर कर लिया था। रशिया पूरे यूक्रेन को नहीं कैप्चर करना चाह रहा है। सिमिलरली अब चाइना को अगर देखें, इंडिया और चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच में भी जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी है लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जब हमने ईस्टर्न लद्दाख देखा 2020 में, तो चाइना के जो आर्मी थी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम आ गई, और हम उसको कैसे देखते हैं और वो उसको कैसे देखते हैं, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। चाइना बोलता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर आप खड़े होंगे तो वहां पर ऐसे कोई लाइन नहीं है ड्रॉ करी हुई या पेंट करी हुई कि भाई ये बोल रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके उधर पाकिस्तान है या चाइना है और इसके इधर है। तो ये एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो वो लाइन बनाते हैं। दोनों का परसेप्शन उस लाइन के लिए अलग हो सकता है, दोनों कंट्रीज का। तो चाइना बोलता है 1959 में जो हमने बोला था वो सही है, भारत बोलता है 19 उससे पहले भी जो सर्वेज हुए हैं उसकी वजह से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो हम दोनों का, चाइना और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो डिमार्केशन है उसी में हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो फाइनली ये लड़ाई, जो भी वॉर होता है दुनिया में, वो या तो आइडियोलॉजी पे होगा या दूसरा है ज़मीन के लिए होगा कि आपके बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है, आपके क्लियरली डिमार्केटेड लाइंस नहीं है, तो इसलिए होती है लड़ाई। तो एक चीज़ बताइए, अब ये जो डिफरेंस है, ये जो ऑन द कोर्ट आर्मी है या एयरफोर्स है, उनका डिफरेंस होता है कि ये लैंड हमारा है आपका है, या फिर डिफरेंस ऊपर से आता है? आर्मी और एयरफोर्स, जो फौज होती है किसी भी देश की, वो एग्जीक्यूट करती है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को। जो एक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, भारत एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्लियर कट पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्शन देती है। वो बोलती है ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को मिलिट्री एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करती है, और वो उस ऑब्जेक्टिव को वो एक जो सबसे नीचे एक लड़ने वाला जवान है वो एग्जीक्यूट उसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव उसका सीईओ डिसाइड करता है। तो ये एक बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव से हम उसको तोड़ तोड़ के वी ब्रेक इट डाउन एंड मेक इट इनटू ए वेरी सिंपल टास्क। जो सोल्जर है, जो जवान है बॉर्डर पे, उसको टास्क दी जाती है कि ये करके आओ, ये करना है उसको। तो और यूनिट को दिया जाता है ऑब्जेक्टिव कि भाई आपको ये कैप्चर करना है या ये आपको सिक्योर करना है। अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उसको सिक्योर करोगे, अगर आप अटैक पे हो तो आप उसको कैप्चर करोगे, तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। तो इसी तरह से ये जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, वो डिफाइन करेगा कि भाई नीचे क्या हो रहा है। सो दैट मीन्स वॉर सारी पॉलिटिकली ड्रिवन है। ऑफ कोर्स फाइनली जो भी वॉर होगी वो डायरेक्शन तो लीडरशिप ही देगी। कि और लीडरशिप क्यों देगी डायरेक्शन? क्योंकि लीडरशिप ने असेस किया है, मिलिट्री के साथ भी बैठते हैं वो, कि भाई ये सही है या गलत है। तो अगर जैसे हमारा भारत का और चाइना का ईस्टर्न लद्दाख का केस लीजिए आप, या कारगिल का केस लीजिए, तो मिलिट्री ने या इंटेलिजेंस ने गवर्नमेंट को बताया कि ये हो गया है। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया कि हमको अपनी टेरिटरी वापस लेनी है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है हमें अपनी टेरिटरी वापस लेनी है। लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी बोला कारगिल के दौरान कि भाई आप एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाके नहीं लड़ाई करेगी। ये 1999 की बात कर रहा हूं, कारगिल की बात कर। तो उसी तरह अगर आप पीछे जाएंगे तो 1971 वॉर में एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि हमको बांग्लादेश को लिबरेट करना है। तो वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हुआ। तो बांग्लादेश को कैसे लिबरेट करना है? कि वहां से पाकिस्तान आर्मी को हराना है। जब पाकिस्तान आर्मी हार जाएगी और वो सरेंडर कर देगी तो बांग्लादेश लिबरेट हो जाएगा।
तो उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड करते हैं सब लोग मिलके, फिर डायरेक्शन दिया जाता है लीडरशिप की तरफ से। तो एक चीज़ बताइए, आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगाई होती है, आपने इन द सेंस एनीबडी इन द फोर्सेस, चाहे आप एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी है, आपने तो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई हुई है, आप लड़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव तो ऊपर से आ रहा है, मींस पॉलिटिकल लीडरशिप का आ रहा है, तो ऐसा भी तो होता होगा कि यू मे नॉट बी मेंटली अग्रीएबल टू द ऑब्जेक्टिव दे माइट बी हैविंग। ऐसा होता है फौज में क्या? देखिए, जैसे पहले होता था कि आपको डायरेक्शन दिया, आपने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है, लोगों की पढ़ाई, अवेयरनेस इवॉल्व हुई है, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा। लेकिन यही एक बहुत बड़ी खूबी है फौज की, कि फौज में हर लेवल पे आप ट्रेन होते हो कि भाई आपको करना क्या है, आपका रोल क्या है। तो जो जवान लड़ रहा है वो ये नहीं देखता कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, वो जो जवान लड़ रहा है वो ये देखता है कि हमारे कंपनी कमांडर ने क्या बोला या प्लाटून कमांडर ने क्या बोला। अब वो प्लाटून कमांडर के ऊपर है कि वो उसको कन्विंस करे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है और हमारा ऑब्जेक्टिव इसलिए है। यही बेसिक ट्रेनिंग है फौज की और एक फैब्रिक है फौज का, जो पूरी ट्रेनिंग आपकी इस तरह से होती है कि भाई ये दुश्मन है और इस दुश्मन को हराना है। उस दुश्मन की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। उसमें ये नहीं होता है कि भाई किसने बोला, क्या बोला, क्यों बोला। अगर आप ये क्यों और क्या करते रहोगे तो जब आप आमने सामने हो तो फर्स्ट चांस किसको मिलना, टाइम नहीं होगा, उतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए आपके पास। जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो टास्क, तो आपको ये देखना है कि भाई आपका लीडरशिप कैसा है, आपका मोटिवेशन कैसा है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है। और इसीलिए जैसे आर्मी में होता है नाम नमक निशान, अच्छा, आप उसके लिए लड़ते हो। एयरफोर्स में क्या होता है, एयरफोर्स में होता है आपकी स्क्वाड्रन है, आप उस स्क्वाड्रन में हो, आपका एक पार्ट है उसमें प्ले करने के लिए, और उसमें आपको एक मिशन दिया गया है। वो मिशन आपका ऑब्जेक्टिव है। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बांग्लादेश को लिबरेट करना है या हमको इसको हराना है। आपका ऑब्जेक्टिव है उस मिशन को कंप्लीट करना है सक्सेसफुली। जैसे एग्जाम्पल दो, ऑपरेशन सिंदूर में क्या मिशन था जिस पे भेजा गया था? अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ तो बहुत क्लियरली उसका रिस्पांस क्यों था। उसका रिस्पांस था क्योंकि पहलगाम में टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसमें कि करीब 26 लोग मरे। उसमें मैं उसकी डायनेमिक्स में नहीं जाऊंगा, क्यों मरे, क्या हुआ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन फिर उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। किसी दूसरे देश से हमारे देश में आके टेररिस्ट ने हमारे लोगों को मारा। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि कैसा रिस्पांस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना डिग्री ऑफ रिस्पांस कैसा होना चाहिए। तो अगर आप देखें कि उरी में क्या हुआ था, उरी में हमने एक छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन किया। हमारे आर्मी के कुछ लोग गए, उन्होंने एक छोटा सा टेररिस्ट उस पर रेड किया और वापस आ गए। उसके बाद हुआ पुलवामा 2019 में। जब पुलवामा हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उरी का फायदा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमको जो रिस्पांस देनी है पाकिस्तान को इस बार, वो थोड़ी और टफ होनी चाहिए, मतलब विजिबल होनी चाहिए। तो हमने बोला कि अगर विजिबल रिस्पांस होनी है तो उसमें आप किसको यूज़ करेंगे, आर्मी को यूज़ करेंगे, नेवी को यूज़ करेंगे या एयरफोर्स को यूज़ करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि एयरफोर्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट हमने लिया उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एयरफोर्स की ज़रूरत थी। तो उसको हमने फिर डिस्ट्रॉय किया। अब उसके बाद हुआ पहलगाम। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब 2 बार तो हो चुका है, अब ये पहलगाम भी हो गया है, तो इसका मतलब इस बार रिस्पांस थोड़ी और स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्गर रिस्पांस को कैसे किया जाए। अब हमने बोला कि भाई हमने पहले सिर्फ एक टेररिस्ट
ग्रुप को टारगेट किया, बालाकोट या एक में टारगेट कैंप को टारगेट किया। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें जितने भी ग्रुप्स हैं सबके हेडक्वार्टर को और कुछ लॉन्च पैड्स को और कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने और हमने डिसाइड किया मिलके। बिल्कुल। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई कैसे करेंगे और कौन इन्वॉल्व होगा। अब वो कैसे करेंगे गवर्नमेंट कभी नहीं डिसाइड करती है, ये फोर्सेस ही डिसाइड। ये अब आ गया कि भाई ये हमारा मिशन है, ये टारगेट है, ये गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिसाइड होता है कि क्या टारगेट है। उसके बाद मिशन कैसे प्लान करना है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। अच्छा। अब वो आ गया एयरफोर्स के ऊपर और आर्मी के ऊपर कि भाई आप जॉइंट किस तरह से ज्वाइन होके साथ में इंटीग्रेटेड ऑपरेशन करेंगे, उसमें कौन टारगेट कौन लेगा। तो इस तरह से ये डिसीजन होता है कि भाई, और इसमें एक बार आपने जब आपको टारगेट मिल गया है तब आपका एम होता है कि हम एज ए टीम उसको कैसे मिशन को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि फाइनली सक्सेस होना चाहिए मिशन। उस मिशन की सक्सेस के लिए आप ये नहीं क्वेश्चन करते हो कि भाई ये क्यों मार रहे हैं हम या इसको क्यों नहीं मार रहे फिर आप ये देखते हो कि इसमें इस टारगेट में कहां पर स्ट्राइक करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो आपको लगता है कि 99, उसके बाद यूरी, फिर ये बालाकोट और अब ये ऑपरेशन सिंदूर, ये सारे इंडिया की तरफ से सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। अगर इसमें किसी आपने आजकल तो जब 71 वॉर हुआ था, इवन कारगिल जब हुआ था, तो हम बोलते थे कि भाई आपको टीवी पे ये सब नहीं दिखाई देता था। हाँ, नहीं देता था। आजकल तो लाइव है। अब तो लाइव दिखा। हाँ, मैं काफी टीवी चैनल्स पे गया सिंदूर में, मैं कुछ कमेंट करूं उससे पहले वो फोटो आ गई और वीडियो आ गया कि भाई इसने यहाँ पर वो हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है। तो आज वॉर आपके ड्राइंग रूम में आ गया है। अभी वॉर इज नो मोर डिस्टेंट। तो अ कॉमन मैन और अ वुमन इज टुडे एज इन्वॉल्व्ड इन वॉर एज एनीबडी एल्स। या तो एक चीज बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ, क्या वो होना, मतलब इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए था? बिकॉज मैं कहाँ से आ रहा हूँ, 99, फिर यूरी, फिर बालाकोट, फिर ये पहलगाम, और इसके बीच में और भी बड़े सारे इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स और इतने सारे टेररिस्ट अटैक एंड एवरीथिंग। हम जानते हैं कि हमारा नेबर में इशू है, तो हमारे को सीज फायर एक्सेप्ट करना चाहिए था। देखिए, हमने उसको सीज फायर बोला नहीं है, हमने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है। इसके दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल बोलता है कि भाई हमें उनको ख़त्म कर देना चाहिए था, मतलब थोड़ा और लंबा चलता कि जिससे कि थोड़ा और डिस्ट्रक्शन होता कि वो खड़े नहीं हो पाते। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे और हमें उसके हिसाब से इस देश को क्या चाहिए। तो ये दो जो डिफरेंट नज़रिए हैं, इसी की ये कॉन्फ्लिक्ट है। मिलिट्री ये नहीं पूछती है कि भाई हमें और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, मिलिट्री नहीं पूछती? मिलिट्री नहीं बोलती है। मिलिट्री बोलती है कि आपने हमको टास्क दिया, हमने ये टास्क खत्म कर दिया है, अब आगे बताओ क्या करना है। आगे वी कैन टेक इट फर्दर, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो फाइनली इस देश को क्या चाहिए था वो देश की लीडरशिप ही सोचेगी। पहले हम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल नहीं करते थे। अब हमने रिस्पॉन्स करना शुरू किया है। तो ये काफ़ी सोचा गया होगा एट द हाईएस्ट लेवल कि भाई इससे ज़्यादा अगर हम डिस्ट्रक्शन करते हैं पाकिस्तान पे, तो उसका फाइनली आउटकम क्या होगा, वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। इससे ज़्यादा एस्केलेट करने से और हमारे को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस देश की अभी ट्रेजेक्ट्री क्या है, इस देश का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस देश का ऑब्जेक्टिव इज टू कंटिन्यू ऑन पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना आप अपना देश इकोनॉमिकली बेटर होगा उतना डिफेंस को पैसा मिलेगा, डिफेंस स्ट्रांग होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें क्या होता है दूसरा कि एट द एंड ऑफ इट, इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट। इस समय तो पूरा वर्ल्ड में है। बिल्कुल नहीं, अगर हमारे और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, सारा पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भाई इसके आगे क्या होगा और उसका दुनिया पे क्या रिपरकशंस होगा। तो
ये एक बहुत बड़ी डायनेमिक्स होती है जो प्ले करती है। इसीलिए ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने जो किया, हमने एक 20% पाकिस्तान एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किया। हमने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि भाई हमको जहाँ आपको मारना है हम आपको मार सकते हैं। हमने उनको ये दिखा दिया कि भाई आपके कोई टारगेट हमारी रीच के बाहर नहीं है। हमने उनको ये भी दिखा दिया कि भाई एट दैट पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग वी विल हिट यू व्हेन वी वांट। सो फाइनली तो उन्होंने बोला कि भाई अब बस करिए। गॉट इट। फिर इसमें एक चीज़ और बताओ, अभी एक F-35 जो हमारे साउथ इंडिया के एक त्रिवेंद्रम में खड़ा रहा कई दिनों तक, 15-20 दिनों के बाद फिर टो हुआ। इसके रियल फैक्ट्स क्या हैं इसके? मतलब इट इज F-35 इज सपोज टू बी द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर। F-35 जो त्रिवेंद्रम में है, हाँ जी, F-35 के 3 वेरिएंट्स हैं। F-35A जो एयरफोर्स के लिए, F-35B जो मरीन्स के लिए है, या आप बोलते हैं जो छोटे शिप्स होते हैं उस पर ऑपरेट करता है, और F-35C जो नेवी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर। ओके। B जो त्रिवेंद्रम में है वो सबसे कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है। ओके। क्योंकि वो आपने हैरियर का नाम सुना होगा इंडिया नेवी में, सी हैरियर करके जो वर्टिकली टेक ऑफ करता था और वर्टिकली लैंड करता था। जो एयरक्राफ्ट वर्टिकली, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट वर्टिकली टेक ऑफ करता है और वर्टिकली लैंड कर सकता है और फ्लाइंग के लिए वो सीधा जा सकता है, वो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है इस दुनिया में। दूसरा, F-35 आज का टेक्नोलॉजिकली बेस्ट एरोप्लेन है। बेस्ट एरोप्लेन सुकोई 30 से भी, किसी भी जहाज से। ओके। तो और उसमें बेसिकली क्या है, उसमें पहले हम लोग हर चीज़ को अलग अलग देखते थे। पहले आप क्या करते थे, कार चलाते थे आप, हाँ जी, गियर चेंज कर रहे हो, क्लच दबा रहे हो, एक्सीलरेटर दबा रहे हो, 10 चीज़ें कर रहे हो, स्पीड भी देख रहे हो, ट्रैफिक भी देख रहे हो। आज आपने ऑटोमेटिक कार ले लिया है ना। उसके बाद आज आपकी जो लेटेस्ट कार है उसमें आप हेड अप डिस्प्ले भी है। बिल्कुल है। तो अब आपको नीचे भी नहीं देखना है। नहीं देखना। पहले आप नीचे देखते थे तो आपका क्या होता था कि आपका थोड़ी देर ध्यान हटता था रोड पे से। अब आप सीधा हेड अप डिस्प्ले में से देख रहे हो, तो आप रोड पे ही देखे जा रहे हो, सब कुछ आपको सामने है। उसी तरह F-35 एक हाईली सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जितने सेंसर्स होते हैं वो सबको फ्यूज करके पायलट के हेलमेट पे इंफॉर्मेशन सब कुछ आ जाती है। बिल्कुल। ओके। दुनिया में पहले हेड अप डिस्प्ले आते थे फाइटर एयरक्राफ्ट में। वो एक हेलमेट की कॉस्ट पता है आपको कितनी है? कितनी? $400,000। $400,000 तो इज द कॉस्ट ऑफ वन हेलमेट। 4 लाख हुए, करीब 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ। हर हेलमेट एक पायलट के हेड के साथ लेजर मेजरमेंट के साथ बनाई जाती है। तो इट इज ओनली फॉर दैट पायलट। बिल्कुल। आप जो हेलमेट पहनेंगे वो मैं नहीं पहन सकता। क्योंकि उसकी अलाइनमेंट इतना सुपीरियर होना चाहिए कि जितने भी सेंसर्स हैं उस जहाज के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन फ्यूज करके एक सुपर कंप्यूटर की तरह से वो पूरी एक सिंगल फॉर्म में दिखाता है। और वो कनेक्टेड है आपके ज़मीन पे जितने रेडार हैं, हवा में जितने रेडार हैं, एवैक्स हैं, जितने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, सब की इंफॉर्मेशन उसमें आ रही है। तो एक वर्चुअली एक कमांड एंड कंट्रोल। वाह। ऐसी टेक्नोलॉजी कोई देश किसी को देगा नहीं, जब आप उसको खरीद नहीं रहे। अगर आप खरीद नहीं रहे हो, हाँ, नहीं देगा। तो यही कारण है बेसिकली कि उसमें एक अनसर्विसेबिलिटी तो थी। पहले उसका लो फ्यूल था बिकॉज वेदर की वजह से। उसके बाद जब लैंड हुआ तो उसमें एक हाइड्रोलिक लीक भी मिला। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है कि आप अगर हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है एक एयरक्राफ्ट का, वो भी इंजन से ही चलता है। और हाइड्रोलिक फ्लूइड जो होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। अच्छा। तो अगर, और इंजन बहुत गर्म होता है, इंजन का टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। तो अगर उसमें वो हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक हो गया तो इट विल बी अ फायर एंड इट इज कैटास्ट्रोफिक।
तो नो बडी विल टेक अ चांस, नो कंट्री विल टेक अ चांस। अगर वो जहाज त्रिवेंद्रम में है और उनका जो मेजर मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूके में है, तो अब सोचिए उसका कम्युनिकेशन कैसे होगा। यहाँ से उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई अब मुझे ये करना है, उसमें वो करना है, उसकी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है वो एक्सपर्टीज़ यूके में थी, हो सकता है वो एक्सपर्टीज़ लॉकहीड मार्टिन की फैक्ट्री जो डैलस में है यूएस में फोर्ट वर्थ में वहाँ हो। तो ये सब बातें करते करते उनको काफ़ी टाइम लगा। लेकिन जो सबसे ख़राब मेरे हिसाब से इसमें बात थी वो मेरे को लगता है यूके हाई कमीशन और रॉयल नेवी की थी कि अगर वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होते, वो बताते, इंडिया मीडिया से बात करते, तो ये मीडिया इतने क्वेश्चन नहीं पूछते और शायद उतने मेम्स नहीं आते कि भाई उसको। मीडिया ने तो उसको ये बना दिया कि रफाल का सोर्स कोड नहीं मिला इंडिया को सिंदूर के टाइम और उस पर हम अपने मिसाइल नहीं टांग पाए, तो इंडिया ने कुछ ये सब मिसचिफ किया। ये सब मीडिया ने तो इसको पता नहीं क्या बना दिया। ये सब गलत है, क्योंकि अब देखिए मीडिया क्या करेगा। मीडिया का काम है पूरा टाइम 24 घंटे कुछ इन्फॉर्मेशन पूरे देश को, पूरी दुनिया को देना। वो मीडिया का काम है आजकल। अब अगर मीडिया के पास कोई ऐसी एक्सप्लोसिव स्टोरी नहीं है तो उसमें ये तो बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी है। नहीं तो इसलिए तो जब अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर यूके मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे देता कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप वी विल लुक आफ्टर इट, तो मीडिया उसमें उतना इंट्रूसिव नहीं होता। जब आप मीडिया को कुछ बताओगे नहीं तो मीडिया इंट्रूसिव हो जाएगा। और इंडिया की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं। इंडिया की तरफ से क्यों आएगी? इंडिया को उसमें कोई इंडिया का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। हाँ। इंडियन एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडिया का काम सिर्फ उसको सपोर्ट करना था कि भाई जो रॉयल नेवी का, जैसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स में, मैंने काफ़ी सारी फेरीज कराई हैं, यहाँ से यूएस तक कराई है। अच्छा। जब हम यहाँ से यूएस जाते हैं तो यहाँ से यूएस हम आधे मतलब बड़े सारे कंट्रीज में होते हुए जाते हैं। करेक्ट। आप पूरा मिडिल ईस्ट के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, यूरोप के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, अटलांटिक के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, कनाडा के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, फिर आप यूएस पहुँचते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो लैंड करना पड़ सकता है। तो आप लैंड करोगे कहीं, हो चुका है कि भाई एक एयरक्राफ्ट अनसर्विसेबल हो गया, तो ये तो आपको उस कंट्री के साथ और आपकी जो एम्बेसी है वहाँ, उसको उस कंट्री के साथ बात करनी होती है और रिजॉल्व करना होता है। तो उसी तरह इंडिया का काम था टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट। तो इंडिया ने सपोर्ट दी उनको। इंडिया ने बोला भाई हम हैंगर दे देते हैं, क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट का जो एक्सटर्नल जो बॉडी होती है जिसको बोलते हैं एयर फ्रेम, वो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स और बहुत ही हाईली टेक्निकल कोटिंग्स वगैरह होती हैं जिससे कि रेडार रेज एब्जॉर्ब करता है वो। तो बाहर खड़ा रहेगा और बारिश और धूप में एक एयरक्राफ्ट की सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हीट एंड ह्यूमिडिटी। वहाँ क्योंकि वहाँ पे उस त्रिवेंद्रम में तो दोनों है। बिल्कुल। तो उसी की वजह से उन्होंने, आप सोचिए कि यूके ने इतना चांस लिया कि भाई वो एक्सेप्ट कर रहे थे एयरक्राफ्ट डिग्रेडेशन में, लेकिन उसको बाहर खड़ा कर रहे थे। दैट मीन्स उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई टेक्नोलॉजी सेंसिटिविटी को बचाना या एयरक्राफ्ट को कुछ नुकसान पहुंचे वो एक्सेप्ट करना, ये डिसीजन उनको लेना था और ये उन्होंने लिया। टाइम लगाया मगर लिया। तो अब सुकोई 30 और F-35 को कंपेयर करें। सुकोई 30 इज ए 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ओके। F-35 इज ए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। F-35 का जो ओपन सोर्स में रेडार क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना, रेडार क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? आप अगर एक स्क्वायर मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर की एक मेटल प्लेट को एक रेडार के सामने रखेंगे तो उसको बोलते हैं 1 स्क्वायर मीटर। ओके। क्योंकि उसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर हो गया। अब आप F-35 का जो यही रेडार क्रॉस सेक्शन है लेस देन 0.001 स्क्वायर मीटर। ओ माय गॉड। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पर कोई बैठा है और वहाँ पर आप फुटबॉल रख दीजिए तो आपको फुटबॉल यहाँ से क्लियरली दिखाई देगी। करेक्ट। और वहाँ पर मैं आपको एक पिंग पोंग बॉल रख दूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं दिखाई देगी ना, या बहुत मुश्किल से दिखाई देगी। वही डिफरेंस है। तो F-35 नजर ही नहीं आता। F-35 रेडार के ऊपर नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि जो रेडार रेज जा रही हैं वो उसे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है वापस।
वो उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इंडिया के पास सबसे एडवांस जो प्लेन है वो कौन सा है? रफाल। रफाल। तो अभी रफाल यूज़ किए थे हमने सिंदूर में। जी। ओके। तो और रफाल को अगर हम इससे कंपेयर करें F-35 से, तो Su-30 4th जनरेशन है, रफाल 4.5 जनरेशन है, अच्छा, और ये 5th जनरेशन है। ओके। तो यही डिफरेंस है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। अमेरिका ने, उनके यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, वो एक दो तरह की एक्सरसाइज करते हैं। एक होती है अनक्लासिफाइड, जिसमें वो बाकी कंट्रीज के एयरफोर्स को बताते नहीं इनवाइट करते हैं। इनवाइट करते हैं। हाँ, ओके। हम भी जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स भी जाता है, वो पार्टिसिपेट करता है। और एक होती है उनकी क्लासिफाइड, जिसमें सिर्फ वो यूएस एयरफोर्स पार्टिसिपेट करता है। तो उसमें उन्होंने F-35 को एक 4th जनरेशन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट पिच किया। और वो कौन सा था? वो उनके F-15s और F-16। अच्छा, उन्हीं के अपने। उसमें उन्होंने ये देखा कि एक F-35 20 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकता है, ओ माय गॉड, विदाउट गेटिंग शॉट डाउन। दैट इज द Wow. कैपेबिलिटी। वाओ, So that is the difference in the technology between a 4th and a 5th generation. दैट मैसिव। That massive. Basically because you cannot see it. बट एक बहुत बड़ा क्लेम, अब मुझे नहीं पता कौन करता है, मगर ये क्लेम मीडिया में बहुत सुना जाता है कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एफिशिएंट पायलट देन हैविंग अ ग्रेट एयरक्राफ्ट। उसका कोई इतना मैटर करता है जो बताया जाता है? देखिए, जब आप फार्मूला 1 कार रेसिंग देखते हो आप, बिल्कुल। उसमें कंपटीशन किस में होता है? एक एम्बेसडर और एक फार्मूला 1 कार में तो नहीं होता ना। नहीं होता, दो फार्मूला 1 में ही अब होता आप एक एम्बेसडर में मोस्ट क्वालिफाइड F1 ड्राइवर बिठा दो, आयरटन सेना, और माइकल शूमाकर, एक फार्मूला 1 कार जो मर्सिडीज की है या किसी की भी है, उसमें आप एक नॉविस को बिठा दो, फिर भी वो जीत जाएगा इससे, क्योंकि उस कार की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब व्हेन वी से अ मैन बिहाइंड द मशीन इज इंपॉर्टेंट, is when the difference between two machines is not too much. ओके। But if the difference between two machines is too much, then it becomes difficult for a very good pilot to try and defeat this. तो To give you a very simple example, आपके viewers के लिए बहुत simple example दूंगा। मैं let us say एक बहुत ही उम्दा पायलट एक एयरक्राफ्ट में बैठा है, और एक पायलट बैठा है F-35 में, ओके, या Su-57 में, आज का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को, 5th कोई भी हो। नहीं तो लोग सोचेंगे मैं F-35 को बेच रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है। लेकिन तो उसमें अगर F-35 में है, तो वो इस जहाज को, ये जहाज उसको देखे उससे पहले इसने इसको देख लिया। जब तक ये जहाज F-35 को या 5th जनरेशन को देखेगा, ये देख तब चुका तक है, वो वेपन फायर कर चुका होगा और वापस भी चला गया होगा। दैट इज द डिफरेंस। सो टू से दैट मैन बिहाइंड द मशीन इज द मशीन हैज टू बी द सेम, नॉट सेम, एटलीस्ट सिमिलर, Similar. एटलीस्ट उसका टेक्नोलॉजिकली तो समवेयर देयर होना चाहिए। देन व्हाट वी डू इज, पहले क्या होता था, अभी भी वही होता है। अभी जो लोग बोलते थे ना डॉग फाइट्स, एयर कॉम्बैट, कि भाई आके लड़ रहे हैं एक दूसरे से, वो होता था जब आप एक दूसरे को देख सकते हैं। आज की जो एयर फाइट है वो 100 किलोमीटर दूर से होती है, आप मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, आप एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं। मतलब आप रेडार पे देख रहे हैं, आपके नेटवर्क्स देख रहे हैं, तो आपकी हेलमेट देख रही है, आपके हाँ हेलमेट पे आपको वो दिख रहा है कि वो एज ए ब्लिप आ रहा है, आपका रेडार का प्रोजेक्शन आ रहा है उस पर। तो आप एक दूसरे को नहीं, अब तो अब क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी, वेपन, कंप्यूटर्स, जो पायलट है वो डिसीजन मेकिंग साइकिल में आ गया है। उसको सिर्फ डिसीजन लेना है सही टाइम पे। हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड टेक द राइट डिसीजन। तो एक पाकिस्तान का F-16 गिराया था हमने, वो आज भी मानते हैं कि ऐसा नहीं था, और ये क्लेम भी किया जाता है जो गिराया था वो एक डॉग फाइट में गिरा था। तो उसमें अभी तक बालाकोट की जो बालाकोट की जो डीब्रीफ है, वो अभी तक डिक्लासिफाई नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा, क्योंकि आप तो उस समय
हेल्म पे थे. हाँ, तो आई वॉज एयरफोर्स स्पोक्स पर्सन दैट टाइम. Yeah. तो आई विल टेल यू what is generally known to Especially you were taking care of the intelligence part of it. No, I was looking after media and public Acha. relations. man. Okay. So all the press conferences and other things I had conducted that time. Okay. So it was a very interesting time. But in any case, what is known is, and what is also the truth, I can say it with fair amount of confidence, is कि Abhinandan went across. Yes. While he saw somebody, he felt that he could have chased him and fired at him. And he was on a MiG. He was on a MiG-21 Bison. He had taken off from Srinagar. So when he saw this opportunity, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब आप माउंटेन्स पे हो, मैं भी श्रीनगर में था, 91 में मैं वहाँ पोस्टेड था, तो जब आप माउंटेन्स के ऊपर हो तो आपको ये नहीं पता है, वहां पर कोई लाइन नहीं लिखी है कि भाई ये पाकिस्तान है, ये तो आप क्रॉस कर गए तो पता, वो क्रॉस हो गया. मतलब इन दैट हीट ऑफ द मोमेंट he felt that there is a opportunity to shoot down a F-16. So he saw one aircraft. He went and he fired his missile. As he fired his missile, something has hit him. Now whether he was fired upon by another aircraft और नीचे से सरफेस टू एयर मिसाइल फायर हुई, वो हमको पता नहीं है. वो आज तक नहीं पता. He also Because himself debris हमारे पास नहीं है ना. And he also wouldn't know. He also wouldn't know. उसको कैसे पता किसने फायर किया. तो उसके बाद he had to eject. But जिसके ऊपर उसने फायर किया, वो जो डेब्री थी, वो तो पाकिस्तान में ही गिरी. बिल्कुल. आपने अभी सिंदूर में और जो अभी वॉर चला था 12 दिन का इजराइल और ईरान के बीच, उसमें आपने सोशल मीडिया पे कितने सारे फोटोज देखे थे. हाँ, गिरे हुए. कि भाई ये. हाँ. उसमें उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ये आया था कि भाई ये फेक है. ये फेक है. जो इंडिया का एक्सीडेंट था, एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट, वो उन्होंने दिखा दिया. वो भी MiG-27 जो 2012 में एक्सीडेंट हुआ था, वो उन्होंने अभी दिखा दिया कि भाई ये हमने शूट डाउन किया और ये रफाल है. हाँ, ये भी बोला, ये भी बोलते हैं. सो ये सब होता है. और यूएस साथ में हो और पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट करेगा कि हमने F-16 को MiG-21 ने गिरा दिया? नहीं करेगा. तो यही स्टोरी है कि उनके पास डेब्री थी उनकी, हमारी जहाज की. हमारा जहाज उनकी टेरिटरी में गिरा तो वो फोटो खींच के दे सकते थे. उनका जहाज भी उन्हीं के उसमें गिरा, हमारे पास नहीं है. तो हम तो जाके उसकी फोटो नहीं खींच सकते थे. और बहुत एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी उस टाइम, जब बालाकोट स्ट्राइक हुए, उसके अगले 2 दिन तक क्लाउडिंग थी. अच्छा. और उसकी वजह से सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं आ रहे थे. क्योंकि सैटेलाइट क्लाउडिंग के थ्रू नहीं दिखता है. नहीं देख, वो लाइक ए कैमरा है. तो अगर आपके बीच और मेरे बीच में क्लाउडिंग आ जाए और मैं आपको नहीं देख सकता और मैं कैमरा से आपकी फोटो खींचना चाहता हूं, आएगी नहीं आएगी. वही हुआ था उस टाइम. तो काफ़ी सारी चीज़ें, और जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद फट से उन्होंने डेब्री हटा दी. वो हमको भी नहीं पता चलेगा. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि जो LOC पे हमारी आर्मी पोस्ट थी, उन्होंने देखा था 2 पैराशूट्स नीचे आते हुए. एक तो अभिनंदन का था, हमने कंफर्म कर दिया. तो दूसरा तो किसी का था. ये मेरे ख्याल से इस पे एक फिल्म बनी है, उसमें भी सिमिलर ही बताया गया. तो एक चीज़ और बताइए, कोई एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए जब आप फ्लाई करते थे, अबाउट से अ सॉर्टी और वॉरफेयर. सो लाइक आई वाज टेलिंग यू, आई वाज पोस्टेड इन श्रीनगर एंड वी यूज्ड टू फ्लाई. हम वहाँ से वैली फ्लाइंग करते थे. अच्छा. तो वो वैली है जहाँ से हम वैली में एंटर करते हैं, श्रीनगर के नॉर्थ में. Okay. और वो वैली होती हुई जाती है सोनमर्ग, फिर कारगिल के आगे वो वैली लेह तक जाती है. ओके. तो उसमें हम लोग वैली के अंदर फ्लाई करते थे. तो वैली के जो इंडिया की तरफ था वो इंडियन पोस्ट होती थी और वैली के दूसरी तरफ पाकिस्तानी पोस्ट होती थी. कहीं कहीं है जहाँ पर पोस्ट एक दूसरे को देखते थे. तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब हम लोग फ्लाई कर रहे थे तो पाकिस्तानीज ने दे स्टार्टेड फायरिंग एट अस फ्रॉम देयर साइड एंड फ्रॉम ग्राउंड टू. नहीं, हाँ, फ्रॉम ग्राउंड टू अस, बिकॉज
जब हम वैली में फ्लाई करते थे तो वैली के अंदर थे, तो वो जो जवान बैठा है वो हमसे ऊपर है, अच्छा, पीक पे है, पीक पे से वो नीचे अपनी बंद, वो नीचे मार रहा है और हम नीचे फ्लाई कर रहे हैं। नीचे फ्लाई कर रहे हैं। तो लकीली बच गए हम लोग हमें कुछ नहीं हुआ, एयरक्राफ्ट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से हमने फिर वो रूट लेना बंद कर दिया। तो जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ये काफी कॉमन होते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, इतने कभी common कभार नहीं होते हैं ये, और उसमें भी काफ़ी टाइम ऐसे रोग्स हो जाते हैं। समबडी जैसे जो वहाँ पर लोकल कमांडर होगा, उसने डिसाइड कर लिया भाई कोई एक्शन लेना है, ऐसे कर देते हैं। उस टाइम में बहुत होता था, क्योंकि उस टाइम पीक पे थी। आप कितने एयरक्राफ्ट से उस समय? 2 लोग थे। 2 लोग थे, दो डिफरेंट एयरक्राफ्ट से। और तो आपका कॉल साइन क्या था? उस टाइम मेरा कॉल साइन था जैवलिन। ओके, तो कॉल साइन चेंज होते रहते हैं विद दिस थिंग। आपने ना टॉप गन देखी है, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक कह रहे हैं। ये यूएस एयरफोर्स में और काफ़ी जो वेस्टर्न एयरफोर्सेस हैं उसमें आपको एक बार कॉल साइन मिल गया तो आप उसको कंटिन्यू करते हो। ये जितने भी देश हैं ना, इनका कोई लाइव एनिमी नहीं है, और अच्छा। ये सब मतलब आपस में ही खेलते रहते हैं। अब आप देखिए यूएस के ऊपर कौन अटैक करेगा? कोई भी नहीं है। जो अमेरिका में बैठा है, अमेरिका जाके दूसरी जगह अटैक कर रहा है ना। अमेरिका में कौन है? इसीलिए अमेरिका को डिफेंड करना ही उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो ये सब चीज़ें उनके लिए मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था कौन उनको देख रहा है, सुन रहा है और मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ डिफरेंट है। यहाँ तो हमारे दोनों यहाँ तरफ है। पाकिस्तान और चाइना दोनों हमको मॉनिटर करते हैं। तो लेट अस से कि मैंने अपना कॉल साइन रखा जैवलिन, और मैं पूरी ज़िंदगी जैवलिन कॉल साइन रखता हूँ। तो पाकिस्तानीज़ को पता है कि ये जैवलिन कौन है। ओ, समझ गए। हाँ, अब हम क्या करते हैं, हम हर यूनिट में अलग कॉल साइन रखते हैं। हर स्क्वाड्रन का कॉल में अलग कॉल साइन है, वो चेंज भी करते रहते हैं हम लोग। तो एक कॉल साइन कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है। आपके पास कॉल साइंस होते हैं, एक लिस्ट होती है, ये कॉल साइंस हैं आपके, उसमें से आप चूज कर लीजिए कौन सा है। ओके, तो उसमें भी जो कॉल साइन ऑलरेडी यूज में हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको जो है अवेलेबल है उसमें से आप चूज करेंगे। सो हमारे यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, और हम लोग इसको एज ए सिक्योरिटी मेजर देखते हैं। हम इसको हीरोइज्म नहीं देखते, एज ए काइंड ऑफ ग्लैमर नहीं देखते। हमारे लिए जॉब का पार्ट है कि भाई इस स्क्वाड में ये कॉल साइन है, अगले स्क्वाड में कोई और होगा। आप जैवलिन भी हो सकते हैं, आप फिनिक्स भी हो सकते हैं, आप सिल्वर भी हो सकते हैं, आप कॉपर भी हो सकते हैं, आप ब्लू भी हो सकते हैं, आप ऑरेंज भी हो सकते हैं, आप फैंटा भी हो सकते हैं, लिम्का भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए ये कुछ इट डजंट मैटर। जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग यूज्ड टू इट। इट इज जस्ट अ प्रोफेशनल कोड दैट यू यूज टू एक्सचेंज। तो ये एंड इनफैक्ट जब वॉर होगा तो ये कॉल साइंस भी यूज नहीं होते। अच्छा, कॉल साइंस भी यूज नहीं होते? कुछ और यूज होते। वो क्या होता है? वो सब कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ कॉल साइंस होते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। अच्छा, दे आर नॉट नेम्ड दिस वे, दीज आर ओनली यूज्ड ड्यूरिंग पीस टाइम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एंड एवरीथिंग। वाओ। तो और ये हमारे को कभी पता नहीं चलेगा क्या यूज होता है। ओके, गॉट इट। तो अब क्योंकि वो इतने ग्लैमरस नहीं होंगे ना। तो एक चीज और बताओ कि बट अभी जो नाम रखा गया, जब ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, अगर हम नाम के उससे रखते हैं, तो वो तो एक तरीके से इट हैड अ लॉट ऑफ मीनिंग टू इट। ये डिसीजन द फोर्सेस का होता है या ये डिसीजन गवर्नमेंट से आता है? नॉर्मली डिसीजन फोर्सेस का होता है, क्योंकि ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय फोर्सेस। अगर आप देखेंगे जो यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, अभी किया, उसका नाम था मिडनाइट हैमर। हाँ, क्योंकि टेक ऑफ उसका मिडनाइट पे हुआ था। ओके, यूएस से टेक ऑफ वाज एट मिडनाइट, तो इसलिए नाम रखा। और हैमर मतलब वहाँ उनकी जो मिसाइल थी मेरे ख्याल हैमर थी। नहीं, उनकी मिसाइल हैमर नहीं थी, उनका मिसाइल था GBU-57। ओके, वो बॉम्ब है, वो मिसाइल भी नहीं है। तो उसका नाम मिडनाइट हैमर है, क्योंकि मिडनाइट टेक ऑफ करके दे विल हैमर द ईरानियंस। वैसे ही इस बार, क्योंकि दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम, वेयर ओनली मेन वर किल्ड,
and lot of women, and it was because of a kind of a single religion which was targeted. That's why it was ऑफ सिंदूर। नहीं तो जैसे हमने कारगिल में लिखा था ऑफ विजय, ऑफ सफ़ेद सागर एयरफोर्स का था। करेक्ट। सफ़ेद सागर इसलिए था क्योंकि इट वाज ऑल ओवर स्नो पीक्स, स्नो था, हाई ऑल्टीट्यूड पे था, तो वो सफ़ेद है क्योंकि बिकॉज व्हेन यू सी फ्रॉम द एयर, जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो 30,000 फुट से आप नीचे देख रहे हो तो सब कुछ सफ़ेद है, वो सफ़ेद सागर की तरह लग रहा है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर की समय आप कहाँ थे? ऑपरेशन सफ़ेद सागर के टाइम मैं भुज में पोस्टेड था। भुज में पोस्टेड थे। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे कंडक्ट किया गया और उसकी क्या अचीवमेंट थी? बिकॉज क्योंकि ये 1999 में हुआ, बहुत कम लोगों के लिए नोन है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है उनको नहीं पता कि सफ़ेद सागर में बहुत सारे तो बॉर्न भी नहीं हुए थे। हाँ, बॉर्न भी नहीं हुआ था। या तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू हुआ था 26 मई 1999 और ख़त्म हुआ था 26 जुलाई 1999। 2 महीने 2 महीने चला था। और बेसिकली वो आर्मी ऑपरेशन जैसे शुरू हुआ था, ऑपरेशन विजय। बाद में एक रियलाइजेशन आया कि भाई आर्मी बाय इटसेल्फ कैन नॉट गेट दिस वर्क डन, तो एयर पावर विल बी रिक्वायर्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम 71 वॉर के बाद इस स्केल पे एयर पावर यूज़ हुई, और एयर पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया था पॉलिटिकली। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले नहीं, उस टाइम पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई आप जितने भी ऑपरेशन करेंगे उसमें इंश्योर करेंगे कि आप LOC वायलेट नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब हम बाय एयर वायलेट नहीं एयर, करेक्ट, वी कैन नॉट फ्लाई इनटू पाकिस्तान। जबकि वो तो आ चुके थे हमारी तरफ। जबकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस होता कि वी कुड हैव फ्लोन इनटू पाकिस्तान। कैसे? क्योंकि टारगेट्स जो हमारे थे मोस्टली टारगेट्स पीक्स पे थे, ओके, और या रिजेस के ऊपर थे। और वो रिजेस में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रिज के दूसरी तरफ अपने बंकर्स बनाए थे। मतलब अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ और ये एक रिज है, इस रिज के उन्होंने इधर बनाए हैं अपने बंकर। मैं इंडिया से फ्लाई कर, तो टारगेट अगर इधर है तो मैं उसको बॉम्ब कैसे करूंगा? देख ही नहीं सकता था। अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से आता तो मैं उसको फ्लाई, आई कुड हैव न्यूट्रलाइज इट विद मच मोर। ओके। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा था कि उस टाइम हमारे पास एयरक्राफ्ट और वेपन्स वैसे नहीं थे। तो वो कौन से प्लेन्स यूज हुए थे? उसमें सारे ही प्लेन्स यूज हुए थे, MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर। और वो सारे ही प्लेन्स यूज हुए। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज जो एयरफोर्स के लिए था उस टाइम, वो था पहले इंटेलिजेंस, कि भाई कहाँ है एनिमी, है कहाँ। तो हमने MiG-25 उस टाइम होता था हमारा, जो सबसे ऊपर उड़ सकता था, 1 लाख फुट की ऊंचाई पे। अच्छा। और उसका काम ही था रिकनेसेंस, फोटोग्राफी करना, वो था। और कैनबरा था, तो इससे फोटोग्राफी की। लेकिन उससे भी हमको सारे टारगेट नहीं पता चले। तब एक यंग ऑफिसर था, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस टाइम, उसने क्या किया, उसका एक कोई रिलेटिव US में था, तो उस टाइम वीडियो कैमरा शुरू हुए थे। अच्छा। तो उसके पास एक वीडियो छोटे वाले हैंडी कैम। हाँ, छोटे हैंडी कैम। तो वो फ्लाई करता हुआ उसने पूरा वीडियोग्राफी की थी। फ्लाई करते हुए मतलब फ्रॉम इनसाइड द एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, एंड उसने वीडियो पूरा खींचा था। और वो वीडियो जब हमने एनालाइज किया ज़मीन पे आके, तब हमें इतने सारे जगह आइडेंटिफाई की कि यहाँ भी पाकिस्तानी है, यहाँ भी पाकिस्तानी है। अब द बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है उस टाइम, आजकल तो वेपन्स बहुत एक्यूरेट हो गए हैं, हमारे जो डिलीवरी सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, वो भी बहुत एक्यूरेट हो गए हैं। उस टाइम इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। और क्योंकि हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन था कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं जा सकते थे, हमको इंडियन एयर स्पेस में ही रह के बॉम्बिंग करनी थी। अब रिज के इस तरफ इंडिया है, रिज के उस तरफ पाकिस्तान है। मतलब हमारी जो आर्मी इस तरफ है, उस तरफ पाकिस्तान है। डिस्टेंस कुछ नहीं है अगर देखा जाए, एज द क्रो फ्लाइज 200, 300, 400 मीटर्स, दैट्स इट। नाउ जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है ना, तो हम उस टाइम एक हैंड हेल्ड GPS आए थे। आजकल तो आप हमारी गाड़ियों में भी GPS है, फोन में भी है।
उस टाइम हमारे पास हैंड हेल्ड जीपीएस आए थे, मतलब हमने उसको कैसे भी जहाज में लगा दिया। अब एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है 900 किलोमीटर पर आवर पे, वो कितना हुआ 250 मीटर पर सेकेंड। वाओ। अब अगर, और उसमें हर सेकेंड पे चेंज होता है जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। अब अगर एक कोऑर्डिनेट पे मुझे ड्रॉप करना है अपना बॉम्ब, और अगर 1 सेकेंड में लेट हो गया या 1 सेकेंड पहले हो गया तो 250 मीटर तो चला गया एरर। और उतना ही डिस्टेंस है इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी। आई कांट हैव माई पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ मी। वाओ। सो दैट इज व्हाई वी हैड टू ड्रॉप सो मेनी बॉम्ब्स टिल वी मॉडिफाइड मिराज 2000। आप लोगों ने सबने टाइगर हिल वाला वीडियो देखा है। हाँ। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि हमने इतनी बॉम्बिंग की, उसमें करीब 7 से 8 हज़ार सॉर्टी फ्लाई करी थी एयरफोर्स ने। 7 से 8 हज़ार। और उसमें हज़ारों टन बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, जिससे कि एक तो था कि भाई पाकिस्तानियों को यही ना पता चले कब बम उनके सर पे गिरने वाले हैं। तो वंस यू डोंट अलाउ ए पर्सन टू स्लीप, इफ आई डोंट अलाउ यू टू स्लीप फॉर 3 नाइट्स तो थक जाएगा, यू आर डिसओरिएंटेड। और थक जाएगा बिल्कुल। तो एवरी नाइट वी यू डू बॉम्बिंग टिल वन इज, अगर वो बॉम्ब गिर गया, मोस्टली काफ़ी टाइम गिरते थे, काफ़ी टाइम नहीं गिरते थे उनके ऊपर, लेफ्ट राइट चले जाते थे। तो उसके बाद मिराज 2000 में कुछ लिमिटेशन थी कि हम किसी हाइट के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा सकते थे। तो अच्छा। हमने उस सिस्टम को मैनिपुलेट किया इजराइलीज़ के साथ। फिर हमने एक उनका लेज़र डेजिग्नेशन पॉड खरीदा, फिर ट्रायल्स किए। विद इन 1.5 months वी कुड ड्रॉप अ लेज़र गाइडेड बॉम्ब। जो अब आप ये इमेजिन करो, एक बॉम्ब जिसकी 1 सेकेंड की एक्यूरेसी 50 मीटर से लेके 250 मीटर 300 मीटर है, और एक दूसरा जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब है उसकी एक्यूरेसी 5 मीटर है। ओह माय गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल। सो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ एयर पावर। एंड फिर जब वो मॉडिफाई हुआ तब हम देन वी कुड टारगेट एनी बंकर वी वांटेड। तब तक काफी सारा लिबरेट हो चुका था, बट सबसे टफ था टाइगर हिल, मोंतोधालो, ये 2-3 जगह लास्ट में हुआ था, वो एंड में हुआ था, एंड दैट इज वेयर दे सरेंडर्ड। तो एयर पावर का रोल अब आप देखोगे 71 में, बिकॉज वी बॉम्ब्ड ढाका गवर्नर हाउस व्हेन गवर्नर मीटिंग वाज सपोज्ड टू बी देयर। In Kargil, we used air power. We bombed the hell out of Pakistanis. Balakot mein, again we bombed that camp. And in Sindoor, we decimated the terror as well as Pakistani Air Force targets. तो एयर पावर का रोल ही यही है कि आप सबसे कम टाइम लेते हो इफेक्टिव होने में, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो आप, फायर पावर है, एक्यूरेट हो, सबसे इम्पोर्टेंट। तो जो अभी सिंदूर हुआ उसमें कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल था, वो रोल थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे। अभी पहले क्या होते थे, सिर्फ बॉम्ब गिरा रहे हैं या रॉकेट फायर कर रहे हैं। अभी क्या हो गया है, आप अभी ड्रोन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया है। ड्रोन वॉरफेयर हैज बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ वॉरफेयर। तो ड्रोन्स हैं आपके, फिर आपके वेपन्स हैं जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, फिर आपके सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। तो पहले जो डिस्टेंसेस थे और स्पीड थी, वो अगर आप शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर करोगे तो वो करीब 1 किलोमीटर पर सेकेंड या 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रहेगा। जब आप लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करोगे तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है या 7 किलोमीटर पर सेकेंड। जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतनी मिसाइल ऊपर जाएगी और उतने ही नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो एक्सीलरेट करेगी, तो उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अब जब आपके पास इतने तरह के वेपन्स हो गए हैं और ड्रोन कुछ 30 किलोमीटर पर आवर से लेके 50 किलोमीटर पर आवर पे चल सकता है या 200-250 भी चल सकता है मीडियम लेवल। एक मिसाइल मैंने आपको भी बताया 800 मीटर पर सेकेंड से 2 किलोमीटर पर सेकेंड पे आ सकती है। एक वेपन आ रहा है, आपका बॉम्ब गिर रहा है, या एक एयर टू सरफेस मिसाइल आ रही है। तो इन सब को अगर आपको और दूसरा एयरक्राफ्ट भी हैं आपके एयर डिफेंस में,
जो एयरक्राफ्ट आपके ऑपरेट कर रहे हैं एनिमी के एयरक्राफ्ट हैं, वो उसको भी इंटरसेप्ट करना है। तो एयर डिफेंस आपका एक पूरा इकोसिस्टम हो गया। तो एयर डिफेंस को इतने वैरायटी ऑफ टारगेट हैंडल करने थे इस बार। हाँ, तो उसमें और बहुत सारे, बिल्कुल, और साथ में बहुत सारे, साथ में ये नहीं है कि एक क्वाडकॉप्टर आया, फिर एक दूसरा ड्रोन आया, फिर एक साथ में आ रहे हैं सब कुछ। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले डिटेक्ट करना है, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप ट्रैक करोगे, फिर आप डिस्ट्रॉय करोगे। ये 4 प्रोसेस हैं, 4 स्टेप्स हैं एयर डिफेंस में। तो हम ये देखते हैं कि इतने सारे अगर हमारे पास थ्रेट्स हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट तरह के वेपन सिस्टम होने चाहिए। तो जो ड्रोन्स हैं उसको हम काउंटर ड्रोन सिस्टम से एड्रेस करते हैं। अच्छा। वो काउंटर ड्रोन सिस्टम 2 तरह का हो सकता है। एक तो होता है सॉफ्ट किल, दूसरा होता है हार्ड किल। सॉफ्ट किल में हम क्या करते हैं, जैसे आप अगर पायलट हो, आप ड्रोन को एक रिमोट कंट्रोलर से उड़ा रहे हो, तो आपका और ड्रोन के बीच का जो कनेक्शन है उसको तोड़ दें, फिर वो ड्रोन वैसे ही चलेगा, वैसे ही गिर जाएगा। दूसरा है हम ड्रोन को ही शूट डाउन कर दें, उसको हार्ड किल बोलते हैं। और अब मिसाइल्स आ गए हैं, मिसाइल्स को भी हम ऐसे ही टारगेट करेंगे। तो जब सबको टारगेट करना है तो हमको एक, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे लोग एक ही चीज के ऊपर फायर कर रहे हैं। आपको ये डिसाइड करना होना है किसके ऊपर कौन फायर कर रहा है। ये जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो वो डिसीजन मेकिंग में आएगा, आपके कमांड एंड कंट्रोल में आएगा। तो एयरफोर्स एक बेसिक एयर डिफेंस इस देश की एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें हमने आर्मी को इंटीग्रेट कर लिया। जैसे आर्मी के जो वेपन सिस्टम है, उनकी L-70 गन्स, शिल्काज, जू, उनके काउंटर यूएस सिस्टम, उनकी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वो सब हमने इंटीग्रेट किया है और एक नेटवर्क बना दिया। आपने नाम सुना होगा आकाश तीर, बहुत नाम, हाँ, बहुत नाम चला तो इसमें। आकाश तीर क्या करता है कि जितने भी आर्मी के सिस्टम्स हैं उसको एयरफोर्स से कनेक्ट कर देता है। अच्छा। तो हमारे पास अब एक क्लियर पिक्चर हो गई कि भाई हमारे पास, अब हमने ये नहीं बोला कि ये आर्मी है, ये एयरफोर्स है, ये नेवी है, वो एक साथ वो हो गया, सब मर्ज हो गया। एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, और उसमें काफी सारे इंडियन सिस्टम थे। तो उससे क्या हुआ कि हम अब बहुत एफिशिएंटली ज़्यादा थ्रेट्स को हैंडल कर पाए। इसलिए हमने कहा, और इसके साथ S-400, और तो अगर आप रेंज देखोगे, अगर आप एयर डिफेंस की रेंज, तो S-400 350 किलोमीटर रेंज है। ओके। MR-SAM अराउंड 70 to 100 किलोमीटर रेंज है। उसके नीचे आ गई आकाश, अबाउट 25 to 35 किलोमीटर रेंज है। फिर आ गई पिचोरा, 15 to 25 किलोमीटर रेंज है। फिर आ गई स्पाइडर, फिर आ गई ओसा, फिर ये गन्स, फिर काउंटर यूएस सिस्टम। तो ये क्या हुआ कि अब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर अपने पाकिस्तान के अंदर उड़ रहा है, तो उसको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो S-400 उसको टारगेट करेगा। तो ये डिसाइड करना है कि भाई वहां से 3 थ्रेट्स आए, एक एयरक्राफ्ट है, एक मिसाइल आ रही है, एक ड्रोन आ रहा है, और एक वेपन आ रहा है। तो उसको कौन हैंडल करेगा, ये कमांड एंड कंट्रोल में डिसाइड होता है कि भाई ये इसको हैंडल करेगा, तो वो उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है, आपका ये काम है। तो उसको ये नहीं सोचना मेरे को पूरा देखना है, उसमें से मैं चूज उसको सिर्फ ये वाले जो पर्टिकुलर आ रहे हैं उसको टारगेट करना है। तो एक चीज बताओ, ये जब पहलगाम हुआ था और जब हमने ऑपरेशन किया, उसके बीच में सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी? प्रिपरेशन हमेशा चलती रहती, इसीलिए मैंने आपको बताया ना, ट्रेनिंग। हम लोग इतनी एक्सरसाइजेस करते हैं, हर साल में एक्सरसाइजेस करते हैं साथ साथ में। और जब जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वो प्रोक्योरमेंट इस तरह से होता है कि भाई वो कंपैटिबिलिटी आनी चाहिए। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने सिस्टम खरीद लिया जो हम इसको साथ जोड़ ही ना पाए। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही सिस्टम्स खरीदते हैं जिससे कि इंटीग्रेट हो जाए और वो हमारे नेटवर्क में आ जाए। क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है ना, वो इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है,
वो नेटवर्क्स की और कंप्यूटर्स की लड़ाई है। तो आप मतलब इस बार जो वर्ल्ड ने जो मोस्टली हैरान हुए, आई थिंक इवन यूएस, इवन कंट्रीज लाइक चाइना, बिकॉज चाइना वाज मम, चाइना ने कुछ बात उगली नहीं ऑपरेशन सिंदूर में। जो लोग हैरान हुए वो इसी चीज़ से हुए, इंडिया के रिस्पॉन्स से। लाइक कुछ भी हमने अपनी तरफ नुकसान नहीं होने दिया। उस मेरा यही बार बार क्वेश्चन है, वो प्रिपरेशन कितनी लंबी थी? प्रिपरेशन सालों से चलती है, प्रोक्योरमेंट से शुरू होती है प्रिपरेशन। और ये एक्चुअली हम लोग जब बालाकोट हुआ था तब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने रियलाइज़ करी कि भाई अब जो वॉरफेयर है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स हम एक दूसरे के पास जाके नहीं लड़ेंगे, हम दूर से, हमें आपकी एयर स्पेस में भी आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने वैसे वेपन खरीदे, हमने अपने डिफेंस सिस्टम्स ऐसे खरीदे कि उनके पास हमारे ऊपर क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, वो थ्रेट्स को हमने दूसरे जितने भी वॉर्स हो रहे हैं दुनिया में, जब आप देखें यूक्रेन वॉर देखिए आप, उसमें थाउजेंड्स के नंबर में ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमें पता था कि कोई भी जो नेक्स्ट वॉर होगा उसमें ड्रोन्स विल प्ले अ मेजर रोल। अब आप देखिए यूक्रेन रशिया वॉर देखिए या इजराइल ईरान वॉर देखिए, आप देखिए हूथीज़ को, उन्होंने ड्रोन्स यूज़ किए, उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स यूज़ किए। तो जो पूरी दुनिया में जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजी की तरह की वजह से चेंज हो रहा है। वो चेंज इस लाइन में जा रहा है अब, जहाँ पर वी डू नॉट वांट टू पुट आवर पीपल इन लाइन ऑफ फायर, वी वांट टू बी अवे येट बी एबल टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन माई एनिमी और माई एडवर्सरी। तो उसी प्रोसेस का ये हिस्सा था कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उसी तरह से स्ट्रक्चर किया, प्रिपेयर किया, ट्रेन किया लोगों को, जिससे कि एक क्लैरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और एक कॉन्फिडेंस रहे। और इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा हमने। इसमें भी ऐसा नहीं कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट चली गई होगी, कुछ तो खामियां इसमें भी रही होंगी, जैसे हर जगह होती है। तो उससे भी हम सीखेंगे और फिर उससे भी और इससे भी इम्प्रूव करेंगे। तो जो हमने उरी में सीखा हमने बालाकोट में किया, जो बालाकोट में सीखा हमने इसमें किया, इससे भी सीखेंगे और बेहतर करेंगे। सर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि वाई वॉर आपने एक्सप्लेन किया, अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक फौजी का या एक ऑफिसर का माइंडसेट क्या होता है इस चीज़ को लेके कि वो किसी की भी आइडियोलॉजी के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है, उसको कैसे ट्रेन किया जाता है? ये इसको दो तरह से मैं टैकल करूँगा। एक तो ये है कि जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत फोकस्ड होती है। उस ट्रेनिंग में आपको आइडियोलॉजी नहीं बताई जाती है, और आपकी आइडियोलॉजी, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एंड सिविल इज़, मिलिट्री पहली ए पॉलिटिकल है, दूसरी ए रिलीजियस है। ओके, वी आर नॉट रिलीजियस मिलिट्री। तीसरा लीडरशिप ड्रिवन है, कमांड ड्रिवन है। चौथा डिसिप्लिन। पांचवा यूनिट का और स्क्वाड्रन का और सर्विस का इज्जत। तो अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे, इसमें क्या कॉमन थ्रेड है कि भाई मुझे ये काम करना है। और जो हम ऑफिसर्स बनाते हैं, जो लीडर्स बनाते हैं, उनका काम है मोटिवेट करना, लीड बाय एग्जाम्पल। दैट मीन्स अगर कोई भी आप मिशन पे जा रहे हैं, आप आगे रहेंगे, आप आगे रहेंगे। दैट मीन्स आप हर चीज़ में आपके जो नीचे है उससे ज़्यादा निपुण होने चाहिए। तो अगर आपको कोई देख रहा है कि आप काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको रिलेट करूं आपके साथ, आपके प्रोफेशन के साथ, आप एक ऑफिस में हैं, आपकी लीडरशिप ऐसी है कि भाई आपकी नॉलेज आपके सबॉर्डिनेट से ज़्यादा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स का काम अच्छे से पता है, पर्याप्त उनसे भी अच्छे से पता है, तो सबॉर्डिनेट्स क्या करेंगे, वो आपको एक रिस्पेक्ट से देखेंगे। बिल्कुल। और आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हो जाएंगे। वो ये नहीं पूछेंगे मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो ये देखेंगे कि भाई
ये आदमी मुझे ले जाएगा तो ये मुझे कहीं गलत जगह नहीं ले जाएगा, कि उसको सभी आता है। करेक्ट। और ये आदमी, और ये जो चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें और जो हमको सिखाई जाती हैं, डिसिप्लिन, दैट मीन्स अगर हमारे यहाँ क्या है कि डिस्कशन होते हैं, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो डिस्कशंस होते हैं, जो भी पीपल आर मोर अवेयर नाउ, तो हम डिस्कशंस करते हैं, उसमें सबके व्यू पॉइंट लेते हैं कि भाई, और हमारा डिस्कशन ये नहीं होता है कि किसी, अगर हमको कोई कमांड आया है तो वो क्वेश्चन करने का डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन है कि अगर हमें कमांड आया है तो हम मिशन को कैसे करेंगे और किस तरह से ऐसे करेंगे जिसमें हम उस मिशन को सक्सेसफुल करें। उस कमांड पे क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन कमांड पे नहीं होता है। तो और ये हम इस तरह डेवलप करते हैं कि एक एनवायरनमेंट बनाते हैं अपने सिस्टम में, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम होता है कि भाई, जैसे आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, मेरे यहाँ किसी की शादी हो रही थी, तो उसके हस्बैंड का भाई की ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसने बोला मेरे को शादी में जाना है तो आप मेरे को 3 घंटे के लिए छोड़ दो। तो उसके बॉस ने बोला या तो शादी में चले जाए या नौकरी कर ले। ऐसा भी होता है सिविल में, बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। अच्छा। फौज में वी आर मोर ह्यूमन, वी लुक आफ्टर पीपल, वी सी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसलिए अगर आप देखेंगे फौज में छुट्टी भी ज़्यादा होती है, बिकॉज यू आर इन इनहॉस्पिटेबल कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जो एक आदमी को क्या चाहिए कि उसकी फैमिली इज लुक्ड आफ्टर, हिज बेसिक नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, ही इज लुक्ड आफ्टर। दैट मीन्स अगर कल उसके ऊपर कुछ आए तो पूरी यूनिट उसके साथ खड़ी है। तो ये जब होता है तो वो भी अपने आप को एक यूनिट का पार्ट देखने लगता है, उस मिशन का पार्ट देखने लगता है, और उसको ये लगने लगता है कि भाई मैं इस मिशन में अगर मैं क्वेश्चन करूंगा और बाकी क्वेश्चन करने लगे तो उस मिशन का क्या होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नेशनल प्राइड। दैट मीन्स ये चीज़ इनकलकेट करी जाती है कि भाई अगर आप इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये हमारे देश की सॉवरेनिटी और फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो नहीं, उसके ऊपर इफेक्ट होगा, आपके एक्शंस का और रिएक्शंस का। तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हो तो आप ये देखोगे कि वी आर ट्रेन्ड इन ए मैनर वेयर वी से दैट दिस इज अ प्रोफेशन, this is what I am supposed to do, this is what I am trained for, this is my discipline, or that is why every time you are so close to your weapon that you do not forget the weapon. Because if you are close to your weapon, you have confidence in the weapon. तो weapon is part of you. तो ये सब अगर आप चीज़ें किसी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सोचोगे तो आपको ये समझ आएगा कि भाई ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है। और फाइनली जो डिफरेंस है कि वी डू नॉट यूज हायर एंड फायर। मिलिट्री में हायर एंड फायर नहीं होता है, जबकि आपके ऊपर 2 एक्ट्स लागू होते हैं। जैसे इंडियन पीनल कोड है, इंडियन सिविल कोड है, उसके साथ में आर्मी वाला है तो उसका ऊपर आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स वाला है तो उसके ऊपर एयरफोर्स एक्ट है, और नेवी वाला है तो उसके ऊपर नेवी एक्ट है। तो आप जब फौज में जाते हो तो फौज में आप सिर्फ एक एक्ट के नीचे नहीं आते हो, आप 2 एक्ट के नीचे आते हो। तो मतलब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्स है, वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बाहर ठीक है वो हमारे अंदर ठीक नहीं है। तो वो एक डिसिप्लिन है, वो एक जज्बा है जो बाहर नहीं हो सकता। और दूसरा जो मैंने आपको बोला, प्रोफेशन और जॉब, तो हम वो एक ट्रेनिंग में ही, और पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग चलती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई अब कोई आपके ऊपर सुपरविजन नहीं है, पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग है। तो उस ट्रेनिंग में आपको यही बताया जाता है कि भाई ये हायर एंड फायर वाली जॉब नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट है। ये लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट है तो इसका मतलब डिफरेंट है। आपने अपनी लाइफ इसके ऊपर
समर्पित की है। या इसके हिसाब से डिजाइन की है लाइफ। तो जो लोग बोलते हैं ना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे को पूछते हैं, मैं भी जाके पूछता था कि भाई डू यू थिंक यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी? तो काफी लोग पहले बोलते थे यस आई एम रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मैं बोलता था नहीं, वी कैन नॉट बी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कांट बी। वी हैव टू बी डिफरेंट देन सोसाइटी। अगर हम पूरी जिंदगी आपको ट्रेन कर रहे हैं तो आप में और बाहर वाले में अंतर तो होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो जब हम एक दूसरे को देखते हैं, फैमिलीज का ध्यान रखते हैं, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देते हैं, उनका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, उसको ध्यान में रखते हैं, तो एक ऐसा एटीट्यूड बन जाता है जिसकी वजह से वो आदमी अपने लीडर के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। और वही जज्बा है जो वो लेके जाता है उसको कि भाई ये मेरा मिशन है, मुझे इसे अकम्प्लिश करना है। और लास्ट जो बात है कि भाई जो सिंपलिस्टिक वे में कि भाई अगर अब मैं सोच रहा हूँ वहां पहुंच के कि भाई मुझे ये करना चाहिए या नहीं तो करना टाइम चाहिए, कहाँ है? तो वो टाइम नहीं है, वो ही आपको मार देगा, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू थिंक लाइक यू। आई नो। एक चीज और बताइए, ऐसी क्या 3 कारण है किसी को, बिकॉज आज बहुत सारे फैंसी जॉब ऑप्शंस, प्रोफेशन ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, एंड हमारे टाइम में थोड़ा फर्क होता था, तो आर्मी, एयरफोर्स वाज स्टिल लुक्ड एट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो क्या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण किसी को somebody should go for डिफेंस फोर्सेस एज अ प्रोफेशन? डिफेंस फोर्सेस, जेन जी को सोच के बताइएगा। नहीं जेंस, देखिए डिफेंस फोर्सेस फर्स्ट इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इट इज़ नॉट लाइक कि भाई 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आई कैन चेंज द जॉब, दैट यू कैन नॉट डू। Basically it is it makes you do something that you would like to do. To say for Air Force pilot, I am doing something which I like to do. My profession is something which is also my passion. Bahar, it is not necessary that your profession is your Not passion. necessary. So that is the difference between profession and job. Second is you get a better quality of life. That means there are people who understand your requirements and who will support you at the time of your need. And third is that you lead a disciplined life where you are constantly, helped with becoming a leader. Okay. And this process continues through your life. Through your life. So you're a learner throughout your life. You're a learner throughout your life, and you are choosing a profession of arms. That means it brings in that sense of responsibility. That you cannot use a weapon irresponsibly. So you got to be trained all the time. You're always trained, and you that sense of responsibility comes, that where will I use this weapon while that weapon is with you. You have the weapon, you have the ammunition. It is not that you have none of them. So both. So I joined primarily because I felt that yes, I like to fly, so it gives my profession is nothing but my passion. And that is the most important. तो अभी फ्लाइंग मिस नहीं करते? I miss flying a lot, but वही बोलते हैं ना, everything has a shelf life and end expiry date. I got it. 3 चीज़ें और बताइए जो आप, मतलब the selection board looks at if somebody is planning to join the forces. तो क्या 3 चीज़ें देखते हैं आप लोग? I am not a selector or a But पता तो होगा. But yes, they look at your psychological stability. They look at whether you can be trained or not. They look at your quality in leadership. They look at whether you have the physical stamina, and that physical stamina can be increased. Very important part is your knowledge and how you express yourself. So 3-4 things make it a kind of a complete package. Raw material. And if there is a psychological instability or there is lack
of trainability, then there is no way you can make it. Do you think Indian Defense Forces is going to grow even further? Like we would require more people in the forces in the coming times? Yes and no. Because everything is growing technologically. There is finally you need people to use Handle the technology. अभी हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि वी कैन लीव एवरीथिंग टू टेक्नोलॉजी और जो आजकल बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस सिस्टम्स वी हैव नॉट रीच दैट स्टेज बिकॉज येट द टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट matured to the extent where we can leave it to itself. There will be a time that जहाँ पर एक बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा. किसी किसी चीज़ में completely autonomous होगा. Especially जब आपके पास response time कम है तो तब ह्यूमन नहीं डिसाइड कर सकता उस टाइम में कि भाई इसमें मैं ये डिसीजन लूँ या ये डिसीजन वो ऑटोनोमस और एक कंप्यूटर ही ले सकता है. So उसमें we are already moving in that direction. But as far as there is no ratio I would put कि भाई इतना रेशियो ह्यूमन होगा और इतना. जब तक हमारे पास सिस्टम्स हैं जितने सिस्टम्स हैं उसको मैनेज करना है तो हमें मैन पावर तो चाहिए क्योंकि मैन पावर इज नॉट ओनली टू ऑपरेट द सिस्टम, उसको मेंटेन भी करना है, उसको सर्विस करना है, उसको ऑपरेट करना है, उसको R&D भी करना है. उसके लिए हमारे को ये देखना है कि भाई फ्यूचर कहाँ जा रहा है और उस फ्यूचर के लिए हमको चाहिए क्या. तो इसलिए मैन पावर तो हमेशा ही चाहिए होगी. ये ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या IT इंडस्ट्री गिर गई. इट हैज जस्ट इवॉल्व्ड इटसेल्फ इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म. सो उसी तरह से रिमेंबर मिलिट्री वॉर फाइटिंग इज ह्यूमन. सो फार एज वॉर फाइटिंग रिमेन्स ह्यूमन, humans will be required. And humans will be there to take the decision, lead the people, guide the people, and finally take calls to whether to fight and which way to fight. So manpower will be required. But as technology continues to improve, more and more weapons become autonomous. In certain areas we can reduce manpower. But अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा एक aircraft carrier which takes about 5,000, 7,000 people, अगर वो पूरा का पूरा अनमैन्ड हो जाएगा वैसा नहीं होगा. Some people will still be. Anything you want to say to the new generation to motivate them or inspire them to join the forces? Well, that is one of my agendas for doing this podcast. I have spent 40 years in uniform, so I am still motivated. I still feel very attached. I have kept my last uniform that I wore on the last day, and it will be with me till I die. So it's a great way of life. It may not pay you as much as what a corporate world pays you, but it certainly gives you the satisfaction of doing a lot of things which you cannot do otherwise. Yeah. It gives you a kind of lifestyle where there is a good balance between your work and quality of life. It gives you a way to become a leader. If you think that you are going to join Air Force and you won't have to study, then you are in the wrong job. You have to study till you retire. You have to read till you retire. So that way there's a lot of learning. You will meet different kind of people. You will roam around the whole country. In my 38 years, I have seen 32 postings. So, wow. So as a family, we have moved almost 30 times. I have seen all 4 corners of the country. And so it gives you kind of an exposure which no other job will give you. So you have to choose wisely. So if you want a lot of money, then military is not the right place for you. If you are committed to a particular job, you have a long-term engagement like a marriage in India, then that is a job. Thank you so much, sir. It was a pleasure having you on our show. And thank you, everyone. Do let us know what did you learn from this podcast and
forwarded to as many people as possible. Thank you, sir. Thank you very very much. much.